नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एकदम से बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई है। अब अभी तक तो वो कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब एक नया नारा शुरू हो गया है कि नहीं, विपक्ष मुक्त भारत। अब विपक्ष इस देश में नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। और विपक्ष के एक नेता आप कहीं से ले लीजिए, बंगाल में वो, अब हालांकि अब तो उनको पार्थ चटर्जी जी को निकाल दिया ममता जी ने, लेकिन पार्थ जी अब जेल में हैं। बिहार में आ जाइए, लालू जी के जो पुराने साथी थे भोला यादव जी, उनको जेल में डाला गया है और ये सब ईडी कर रहा है सब जगह। फिर महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र में 2 मंत्री जेल में एनसीपी के। अच्छा, फिर आ जाइए, मंत्री थे अब तो नहीं है, मतलब एक समय तो मंत्री थे, जब वो जेल में थे तो वो मंत्री थे, सरकार गिर गई तब तक तो वो मंत्री रहे थे, मंत्री पद से हटाए नहीं गए थे, पार्थ चटर्जी को हटा दिया गया। उधर दिल्ली में सत्येंद्र जैन साहब जेल में हैं। उत्तर प्रदेश में कोई अभी तक जेल में कोई मंत्री, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, ऑपोजिशन का कोई ऐसा है नहीं। जो ऑपोजिशन का थोड़ा बहुत था वो इंडिकेशन कभी कभी मिलता है कि उसने सरेंडर कर दिया है, इस तरह की बातें हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी एक पोज ये कर रही है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल, अब उनकी बातें करिए अगले 40 साल तक, कोई कहता है 100 साल तक हमारी सरकार रहेगी, हम हटेंगे नहीं, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे इत्यादि। लेकिन अगर इसको, मतलब मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इसको बहुत ध्यान से इसकी एक एक परत खोलिए तो मूल रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत डरे हुए हैं और इस समय ये अपने जो भी इनका साइकिल रहा है और जो भी सत्ता की तरफ दौड़ रही है, उसमें ये जो समय है ये इनका बहुत कमज़ोर समय है, ये बहुत वीक समय है और इसके कारण भी मुझे पता है। देखिए, बीजेपी हरदम एक तो इलेक्शन मोड में रहती है, ये सर्वमान्य है, सबको पता है। मतलब जब एक इलेक्शन खत्म हुआ दूसरे इलेक्शन की तैयारी, उसके बाद तैयारी। जनरली ऐसा भी माना जा रहा है कि अब 2024 के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। अब 2024 के इलेक्शन में ये आवश्यक है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिले। अच्छा, अगर ये पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका कारण भी समझ लीजिए। अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तभी वो जिस ढंग से अपने मनमाने ढंग से सरकार चला रही है निरंकुश होकर, तभी वो चला पाएगी। क्योंकि अगर वो बहुमत कम हो जाता है, मैं आपको पुराना तो छोड़ दीजिए, 2014 से 2019 के बीच में बहुमत 282 था। 282 के मतलब कम थे, 273 पे बहुमत होता है, 282 था। लेकिन क्या उतने आक्रामक थे? लेकिन जब 282 से 303 हुआ तो वो आक्रामकता बढ़ गई। कश्मीर में ये कर दो, CNRC ये कर दो, जेल में डालो, ED भेजो, CBI भेजो, मतलब है चाहे नहीं है, शाहरुख खान के लड़के को जेल में डालो, फलाना मंत्री को जेल में भेजो, ये सब शुरू हो गया। पहले नहीं था, क्योंकि अटल जी की जब सरकार थी तो उस समय कोलिशन गवर्नमेंट थी, एनडीए की अपनी, मतलब बीजेपी की अपनी वो नहीं थी मेजॉरिटी, तो एनडीए पे डिपेंडेंट थे, तो एक लगाम थी। अब बीजेपी को ये लगता है कि अगर मेरा 273 से नीचे नंबर आ गया तो मैं डिपेंडेंट रहूंगा दूसरे अपने साथी दलों पे, और उस स्थिति में शायद मैं जिस ढंग से जो भी काम करना चाहता हूं वो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि 2024 में वो 273 सीट से ज़्यादा जीत के पूर्ण बहुमत में अकेले आए, क्योंकि इसीलिए वो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है भयंकर ढंग से, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बेसिकली उसी काम के लिए है। अब जरा एक और चीज़, थोड़ा इसको हटके इस तरह से सोचिए कि इस समय देश के सामने मेरे हिसाब से समस्याएं तो सैकड़ों क्या अनगिनत हैं, लेकिन मैंने उसमें से 5 जो मुझे लगता है कि प्रमुख समस्याएं हैं। सबसे पहला महंगाई है। महंगाई इज अ इशू नो, जो पहले महंगाई का था ठीक है कुछ लोग, लेकिन अब महंगाई इशू हो गया है। दूसरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू है। हो सकता है शहर में उतना पता न लगता हो, शहर में भी पता लग रहा है, लेकिन गाँव में तो बहुत ज़्यादा पता लग रहा है। तीसरा जो मुझे लगता है आर्थिक प्रबंधन, जो इकोनॉमी का मैनेजमेंट है, वो तो इस समय बुरी हालत है उसकी। एक फिजिकल मैनेजमेंट होता है, एक इकोनॉमी का मैनेजमेंट होता है, उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। मैं अभी अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज का है, कुछ लोग कह रहे हैं कम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा। उधर इन्फ्लेशन अपनी तरफ है, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से, कि डिमांड क्या, सप्लाई क्या, फलाना क्या, रेपो रेट, ये रेट। तो इसके लिए यू नीड अ ट्रेंड, इस समय जैसी स्थिति है, अ वेरी ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, जो देश की एक थोड़ी समस्या की तरफ जा रही है उससे बाहर निकाले। और एक चीज़ ऐसी है जिससे आम आदमी को फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो एज अ गवर्नमेंट बीजेपी सरकार को हरदम सुबह शाम उठते बैठते एक चीज़ का जो है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको कन्फ्रंट तो करना ही होगा, वो है जो चीन ने हमारे
हमारे क्षेत्र में आके जो कब्जा जमा रखा है, वो हम कह दें कोई नहीं घुसा, लेकिन अब धीरे धीरे वो साफ होता जा रहा है। और कभी ना कभी, आज कल परसों, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 400 साल बाद, लेकिन उस पर बात तो कोई पूछेगा आपसे, तो आपको कोई ना कोई जवाब देना होगा। तो वो एक है। और जो पांचवा मेरे हिसाब से है कि जो बीजेपी राज में जो कहता था सबका विकास, जातियों उपजातियों में इतना बांट दिया है कि अब उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि इस जाति को मैनेज कर रहे हैं तो वो भग जा रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं ये भग जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का है तो ओबीसी है तो शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, ये आपने इतना बांट दिया कि उसको मैनेजमेंट करना तो मुश्किल हो रहा है। ये 5 मेरे हिसाब से प्रमुख चुनौती हैं। अब क्या, अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, आप क्या एक्सक्यूज देंगे? क्योंकि एक चीज और पक्का है, ये सारी समस्याएं कोई हाल फिलहाल ठीक भी होने वाली नहीं। मतलब जैसे कहीं होता है ना, महंगाई आ रही है तो ठीक है महंगाई ठीक हो जाएगी, कुछ हुआ है तो भाई फसल खराब हुई वो ठीक हो जाएगी। ये सारी समस्याएं जो मैं गिरा रहा हूँ, ये निकट भविष्य में तो ये ठीक होने वाली नहीं है। जो एक तरफ आप देखिए तो बीजेपी के नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो श्रीलंका में जो हो रहा है वो कहें कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं हो, हमसे क्या मतलब और ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में तो है ना कि श्रीलंका जैसे हालात, भाई चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये सब हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डर है। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है, इस समय पूरी दुनिया में समस्या है। मतलब वो चाहे डेवलप कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, सब जगह समस्या है। अब उस समस्या से कौन कितने अच्छे ढंग से हैंडल करता है, प्रबंध करता है, जहाँ के कुछ ऐसी जहाँ वहाँ के उनकी संस्थाएं और इंस्टीट्यूशन बहुत सैक्रोसेंट हैं, इधर उधर नहीं करने देते हैं, उन देशों में तो ठीक है, लेकिन समस्याएं सब क्या हैं? तो आप इससे अछूते बचे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बीजेपी एज अ पार्टी, मैं जो कह रहा हूँ ना, हरदम इलेक्शन में बीजेपी एज अ पार्टी अभी तक तो सारा कुछ कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे भाई अब जब आप 2024 में जाएंगे तो 10 साल आपकी सरकार को हो चुके होंगे, तो कांग्रेस का बात नहीं चलेगी। नेहरू ने सब बर्बाद कर दिया, ये बात नहीं चलेगी। अच्छा, अब कोविड आप कितने दिन तक कोविड के उस पर की आड़ में छिपे रहेंगे कि कोविड हो गया इस वजह से? नहीं, उसको भी देखना होगा। और कि दुनिया में ऐसा हो रहा हो, दुनिया में कुछ हो रहा हो, क्योंकि अब आप कह रहे हैं ना डॉलर हमारे यहाँ तो, हमारा रुपया तो बहुत अच्छा कर रहा है एज कंपेयर टू दैट, ये सब नहीं, अपने यहाँ जो एक्चुअल हो रहा है वो नहीं। अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब थोड़ा प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं, उस तरह से नहीं। इलेक्शन जीतने के आपके जो पुराने 2-3 मुद्दे थे वो अब सबको पता लग गए हैं। मुद्दा नंबर 1 इंडिया पाकिस्तान, मुद्दा नंबर 2 राष्ट्र, पुलवामा, बालाकोट, किसने शहादत दी, किसने वो किया, आपने उसको इलेक्शन हो करके बालाकोट पाकिस्तान को छठी का दूध पिला दिया, ये सब आप करने लगे। और जो आपका टाइम टेस्टेड अभी है हिंदू मुस्लिम, अब आपका वो लगता है कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन लोग थोड़ा सा उसको समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हिंदू मुस्लिम करके हिंदू को महंगाई का असर न पड़ रहा हो, हिंदू के घर में बेरोजगारी नहीं हो रही हो, ये सारी चीजें हिंदुओं के बीच। मैं अब बहुत संक्षेप में आपको इसलिए बताऊंगा कि ये आपको समझना फिर और आसान हो जाएगा क्यों डरी हुई है बीजेपी के। हम केवल 4 जो सबसे बड़े राज्य एमपी की दृष्टि से हैं उनकी बात कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 80 सीट आती हैं, महाराष्ट्र से 48, वेस्ट बंगाल से 42, बिहार से 40, कुल सीट 210, टोटल 210 सीटें इन 4 राज्यों से आती हैं, बाकी छोड़ दीजिए। और इसमें बीजेपी यूपी में 62, महाराष्ट्र में 23, वेस्ट बंगाल में 18 और बिहार में 17, कुल 120 डायरेक्टली बीजेपी जीती हुई है। अब बीजेपी की जो अलाइज थी, जो इस समय अलाइज है, उस समय नहीं, इस समय अलाइज है, अपना दल यूपी में 2 जीती, जेडीयू बिहार में 6 जीता, एलजेपी 6 जीता, और ये कुल मिला के 24 सीट उनके अलाइज हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी ये कर लीजिए जो नॉन अलाइंड जिसको बोला जा सकता है। नॉन अलाइंड में मैंने आज की तारीख में शिवसेना को इसलिए रख रखा है कि शिवसेना का कौन सा धड़ा रह जाता है, क्योंकि एक धड़ा शिंदे जी वाला धड़ा बीजेपी के साथ है, एक धड़ा एमवीए में है, तो वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको नॉन अलाइन में रख दिया है। उसी तरह से बीएसपी को, ये जानते हुए भी कि बीएसपी का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए ज़्यादा है, मैंने उसको भी नॉन अलाइन में रखा है। तो बीएसपी, शिवसेना और एक इंडिपेंडेंट जो महाराष्ट्र में है, ये नॉन अलाइन, इनके 29 होते हैं, 29 लोग यहाँ हैं। तो बीजेपी का क्या था, 120 बीजेपी और 24 उसके अलाइड, 144 उसके एनडीए के थे, ये 29 इंडिफरेंट है। अब आप इधर आ जाइए, जो विपक्ष है, विपक्ष में उत्तर प्रदेश में सपा के 5, महाराष्ट्र में एनसीपी के 4
और वेस्ट बंगाल में टीएमसी के 22। ये 32 जो हैं वो विपक्ष के साथ एक तरह से आप अलाइंड लोग हैं, जो यूपीए का पार्ट होंगे नहीं होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के विपक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और चौथी कैटेगरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे बुरी स्थिति में यूपी में 1, महाराष्ट्र में 1, बिहार में 1, वेस्ट बंगाल में 2, कुल 5 सीटें हैं इन 210 सीटों। अब जरा इसको समझिए और सोचिए कि बीजेपी के हिसाब से बीजेपी को 303 में अगर 33 सीट कम मिलती हैं तो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। 33 क्या, अगर टेक्निकली तो 32 सीट भी अगर कम मिलती हैं। अब जरा आप ये सोचिए, उत्तर प्रदेश में जहां सपा की 5 और कांग्रेस की 1 सीट आई थी, अभी जैसा सपा ने प्रदर्शन किया है विधानसभा में, उसी विधानसभा के प्रदर्शन को मान के और ये मान के कि महंगाई और बढ़ रही है, बेरोजगारी और बढ़ी, किसी फ्रंट पे बीजेपी का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो क्या सपा 5 और कांग्रेस 1 रह जाएगी या इससे बेटर करेगी? ये अभी इसका कोई आंसर नहीं, मुझे लगता है इससे बेटर करेगी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसकी 5 सीटें हैं, 4 एनसीपी 1 कांग्रेस। अब अगर फिर से इस समय इलेक्शन होता है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपने को इंटैक्ट रख पाती है तो क्या आपको लगता है कि उसकी 5 ही सीटें रहेंगी कि उसकी बढ़ेंगी सीटें? तीसरी बात वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 18 सीटें हैं बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि अब इस बार 18 सीटें रिपीट करना मुश्किल है, वहाँ सीटें घटेंगी, 1 घटेगी कि 17 घटेंगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ सीटें घटेंगी। और चौथा बिहार में पिछली बार आरजेडी की 0 सीट थी, कम्युनिस्ट की 0 सीट थी, कांग्रेस की 1 सीट थी। अभी बिहार में जो रिसेंट इलेक्शन हुआ, नीतीश जी चले गए बीजेपी के साथ, उस इलेक्शन में आरजेडी ने जो परफॉर्म किया, आरजेडी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलके, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या आपको लगता है कि इनकी केवल 1 सीट रहेगी? 40 में से 39 सीट मतलब एनडीए के पास थी। आपको क्या लगता है कि विपक्ष आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलके केवल 1 सीट रहेगी? अब ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये जो 30-32 सीट का फासला है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, वहां बहुत गिरावट भी आ सकती है। अब क्योंकि भाजपा की स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचिए, मैं जो दे रहा हूं, मुझे जो लगता है कि भाजपा को क्या करना चाहिए, अगर मैं भाजपा में डिसीजन मेकर की जगह होता तो मैं इसको क्या करता, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं, वो समस्याएं जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो समस्या तो वैसी है, उसका समाधान नहीं है। इसके तरह मैं क्या करता? सबसे पहला काम तो सत्ता में आपको सचमुच की भागीदारी देनी होगी, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो दलित हो। आप किसी दलित को आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, आप किसी दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, तो आपको उसमें भागीदारी इन लोगों को देनी होगी, दिखाना होगा कि तुम चीफ मिनिस्टर, ये हमारे 4 दलित चीफ मिनिस्टर, आप कहते हैं मैं इतने स्टेट में सरकार चला रहा हूं, तो वहां आपको दिखना चाहिए कि वो दलित चीफ मिनिस्टर आपका है। दूसरा, आपको फॉर द टाइम भी संबित पात्रा, गौरव भाटिया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे जो आपके सिपहसालार नवरत्न हैं, उनको थोड़ा पीछे करना होगा। और बहुत से ऐसे आपके पास लोग हैं जो विद्वान हैं, जो जिनका भाषा के ऊपर बेहतर वो है, कंट्रोल है, उनको आगे करके करना होगा। क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल संबित पात्रा जी या गौरव भाटिया जी या स्मृति ईरानी जी या अनुराग ठाकुर जी करते हैं, उससे लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, कुछ लड़कों को अच्छा लगता होगा कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक एवरेज इंडियन को वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अब गवर्नेंस पे फोकस करना होगा। जो आप बाबुओं के ऊपर इतना ज़्यादा आप डिपेंड कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप सरकार चला रहे हैं। आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस में आप राकेश अस्थाना को एक्सटेंशन देके क्यों बिठाए हुए हैं? क्या और कोई पुलिस अधिकारी आपको नहीं मिल रहा है? आप ईडी में संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन देके क्यों बिठाए हुए हैं? क्या कोई और अधिकारी ईडी में हेड करने लायक नहीं मिल रहा है? आप उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा जी को क्यों बिठाए हुए हैं एक्सटेंशन पे? क्या कोई अधिकारी नहीं यहाँ है? क्योंकि आप अगर 1 अधिकारी, 2 अधिकारी, 4 अधिकारी के साथ अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहेंगे तो उसका एक रिएक्शन भी होगा बाकी अधिकारियों में। एक दूसरा, मुझे ऐसा लगता है आप जनप्रतिनिधियों को जो ताकत मिलनी चाहिए, जो पावर मिलनी चाहिए, वो पावर नहीं दे रहे हैं, उसको शेयर करिए। जनप्रतिनिधियों को लगे कि हम भी जीत के आए हैं, बस जीत के आ गए, उसके बाद तुम घर बैठो, बाकी तो हमारे ये सब सेक्रेटरी साहब और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सारे लोग हैं, ये कर लेंगे, आपकी क्या जरूरत? आप क्या ये मंत्री तक पत्र लिख के कह रहे हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हों, चाहे वो मयंकेश्वर जी हों, चाहे वो दिनेश खट्टे हों, ये सब लोग पत्र लिख के आपसे कह रहे हैं कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब अगर मैं कांग्रेस को इनको राय दी, तो राय तो फ्री में देना है, तो कांग्रेस को भी राय दे दें।
कांग्रेस का तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपको अपने नेतृत्व का संकट तत्काल दूर करना होगा। कौन आपका नेतृत्व कर रहा है ये क्लियर करना होगा। 2024 तक अगर आप चाहते हैं कि सोनिया जी करें, जो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन होगा, तो डिक्लेयर करिए कि 2024 तक सोनिया जी नेतृत्व करने जा रही हैं, उसमें कहीं कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। दूसरा, आप कहीं लड़ते हुए दिखाई दीजिए, ऐसा ना हो कि वॉकओवर आपने दे दिया है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ में इलेक्शन हुए, आप क्यों नहीं दिखाई दिए? आप जाते, आप मान लीजिए आपको सपा ने नहीं बुलाया होता, आप अपनी तरफ से जाके प्रचार करते, कहते भाई कि बीजेपी के हम विपक्ष विरोध में क्यों बोल रहे हैं। आप कहीं दिखाई तो आप लड़ते हुए नहीं दिखाते देते हैं। और तीसरी, और वो चीज़ वो थोड़ी मुश्किल चीज़ है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, लोगों को थोड़ा जोड़ के आपको रखना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई आता है, कोई चला जाता है, जिसको कहते हैं ना आई एम नॉट बॉदर्ड, हु केयर्स, इस एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी अपनी एक अहमियत है ओवरऑल उसमें। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी स्मृति ईरानी जी और ये सब लोगों का जो तेजी है और वो है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी इस समय थोड़ा डरी हुई है, या थोड़ा उसको लग रहा है कि मेरी ज़मीन खिसक रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।